मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल की वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। अगर हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो इसमें जो हमारे एयरवेज होते हैं उसमें नैरो होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को कफ होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और इसी की वजह से इरिटेशन होती है और उसकी वजह से काफी ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है। और इस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे एओवेज होते हैं उनमें ब्लॉकेज होने स्टार्ट लगती है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है, क्या है जो एलर्जीज होती हैं ये इनहेरेंट होती हैं, क्या हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं, क्या जो एलर्जीज हैं अगर मान लीजिए किसी को एलर्जीज है तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो एलर्जिक हैं, क्या हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग मॉडर्न मेडिसिन हैं उनको भी ले सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी या फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेनी पड़ेंगी, क्या होम्योपैथी मेडिसिन को एक लंबे टाइम तक लेने के लिए अगर हम लेते हैं तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, यदि हमने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया तो क्या जो ये एलर्जीज हैं वापस से आ सकती हैं। इसके लिए हमारे साथ हैं आज होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर अमिता अरोड़ा। मैम आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर अमिता अरोड़ा इज पीजी इन होम्योपैथी लंदन, PGDHA-CHM, and she is also the founder of ACE Homeopathy Multi-Speciality Clinic in Gurgaon. She is expert in respiratory ailments, especially in allergic bronchitis, rhinitis, sinusitis, tonsillitis, and several other ailments like skin allergies, digestive problems, musculoskeletal ailments, urinary ailments, and female disorders. इसके साथ ही डॉक्टर अमिता को अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, लाइक एप्रिसिएशन एट द कैंट मेमोरियल लेक्चर्स and also the appreciation at International Homeopathic Congress and many other awards. इसके साथ ही she runs a free homeopathic awareness camps and she has almost 21 years of experience in the field of homeopathy. वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो जान लेते हैं। यदि आपके मन में टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है जिसमें कि जो हमारे स्पीकर हैं अवश्य आंसर करेंगे। इसके साथ ही जो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं दे विल गेट द ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर वेबसाइट। इस वेबिनार के दौरान 3 क्वेश्चंस रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको कि हम 3 गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जिसके भी नाम लिए जाएंगे एट द एंड ऑफ द वेबिनार, प्लीज अपने ईमेल आईडीज और कॉन्टेक्ट नंबर आप हमें शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप वेबिनार की रिकॉर्डिंग या फिर अदर एजुकेशनल वीडियोस फॉलो करना चाहते हैं तो आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल अवश्य फॉलो करें। इसके साथ ही जो एसबीएल के अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। So now it's over to ma'am. We can start our webinar. Thank you so much, Dr. Manju. First of all, I would like to thank SBL who has invited me and given me this opportunity कि मैं आके अपनी एक्सपर्टीज जो कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है उसके बारे में सबको जागरूक करा सकूं। आपके इस वेबिनार में मेडिकल नॉन मेडिकल डॉक्टर्स दोनों हैं, ऑडियंस हमारी नॉन मेडिकल भी है, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप सबको कुछ बता सकूं, अवेयर करा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। अब मैं आपसे थोड़े से राइट्स मांगूंगी अपनी स्लाइड्स शेयर करने के लिए। You can share. डॉक्टर मंजू ने आप सबको मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया, तो मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू। Thank you. हम जब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो सबको पता है कि ये सांस से रिलेटेड इशू है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलें, अस्थमा बोलें, दमा बोलें, ये एक ऐसा इशू है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो चुका है।
अगर किसी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, एक जने को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो हम खा पी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई हैं। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 21 साल हो गए हैं और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता मेरे क्लिनिक में जब मेरे पास एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा का पेशेंट नहीं आता। तो डॉक्टर मंजू ने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा दे ही दिया था कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको आगे और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उससे पहले आप ये प्लीज न्यूज़ देखिए, क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मैं इसमें काम करती हूँ। तो मुझे बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि कहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे पेशेंट्स अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ क्या क्या चीजें उनको एक्सपोज हो रही हैं, ये सब मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो ये छोटी सी कुछ क्लिपिंग्स हैं, मैं बहुत सारी डिटेल में आपको न्यूज़ नहीं दिखा सकती, बट जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज से मैं निकाल सकी मैंने डेफिनेटली कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेंगलोर में वायरल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। बेंगलोर में बहुत कॉमन है कि जो एलर्जीज हैं वो इतनी ज्यादा अटैक करती हैं कि वो ब्रोंकाइटिस अस्थमा में कन्वर्ट धीरे धीरे हो जाती हैं। बच्चों में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। बच्चे स्कूल भी जाएंगे, बच्चे खेलेंगे भी बाहर, आप उनको रोक नहीं सकते। तो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब आप ये पुणे की न्यूज अगर देखें, पुणे एक ऐसी सिटी मानी जाती है, और इनफैक्ट मैं पुणे से पढ़ी हुई हूँ, भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज से। तो उस इतना प्लेजेंट क्लाइमेट रहता था वहां पे आज से काफी साल पहले। लेकिन अब आप देखिए, अगर न्यूज भी देखें हम, ये 27 दिसंबर 2023 की न्यूज है, कितना जल्दी पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और बच्चों को अटैक कर रहा है। सो पुणे भी अब पीछे नहीं रहा, बेंगलोर पीछे नहीं रहा। जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उसमें जहां जहां कंक्रीट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, डस्ट एक्सपोजर हो रहा है, उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा ब्रोंकाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं। स्नीजिंग, कफिंग दिल्ली एनसीआर में इतना मेजर है कि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है कि जिनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो कफ कोल्ड कैच करके ना आए। एयर पॉल्यूशन, ब्रोंकाइटिस, ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है इन सब चीजों के। हम पढ़ते जरूर हैं, देखते जरूर हैं कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है, लेकिन क्या हमने कभी अपना फोन उठाया और रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जानने की कोशिश की? आपके मोबाइल पे सब कुछ आजकल अवेलेबल है, प्लीज अपने मोबाइल पे जाके डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर देखें। इसका रीजन मैं ये बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों ने मास्क लगाने अब बिल्कुल बंद कर दिए हैं। उन्हें लगता है कोविड चला गया तो हम मास्क हटा देते हैं। बट सबको ये समझना जरूरी है कि मास्क जो है वो सिर्फ हमारे लिए कोविड से बचने के लिए नहीं है, पॉल्यूशन से भी बचने के लिए मास्क लगाए जा सकते हैं। जब आपको दिखे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, आपको छींकें आती हैं, कॉफ हो जाता है बाहर जाके, आपको एलर्जीज बहुत ज्यादा ट्रिगर करने लगती हैं, तो आपको कोई सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा या मास्क जरूर पहनना चाहिए। तो आदत डालिए कि एक बार अपने एरिया की AQI जरूर चेक कर लें अपने मोबाइल पे। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो सॉलिड मैटर और लिक्विड ड्रॉपलेट्स गैसेस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों से हम नहीं देख पाते उनको, लेकिन वो एयर में होते हैं। आपने कभी देखा हो कि विंडो से जब सनलाइट आती है तो आपको कुछ कण दिखाई देते हैं। वो कुछ कण जो होते हैं वो एयर में, वो पार्टिकुलेट मैटर्स हो सकते हैं जो कि एक वेरिएबल साइज के होते हैं। हमारी आंखें उनको देख सकती हैं, लेकिन सब पार्टिकुलेट मैटर को हमारी आंखें नहीं देख पाती। और वो इतना छोटा होता है कि वो हमारे नेजल पैसेज से हमारे लंग्स में ट्रैवल कर जाता है। और यही जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये धीरे धीरे इकट्ठे होके हमारे लंग्स में जाते हैं, जो कि बलगम बनाते हैं, जिसको फ्लेम बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए, और डेली बेसिस पे थोड़ा सा अपने साथ कैरी करिए मास्क वगैरह को, ताकि आप लोग इन सब चीजों से प्रोटेक्टेड रहें। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और पॉल्यूशन को मैं इसीलिए बार बार रिलेट करती हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ एक एयर लेवल पे नहीं है।
जहां हम सांस ले रहे हैं सिर्फ उस लेवल पे नहीं है। एयर पोल्यूशन तो है ही है, साथ साथ वाटर पोल्यूशन है, फूड अडल्ट्रेशन है, जिसको मैं पोल्यूशन का ही नाम देती हूँ। इतनी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि बहुत अडल्ट्रेटेड हैं। जंक फूड में क्या क्या मिला हुआ है हमें नहीं पता होता, किस तरीके का ऑयल मिला होता है, क्या मसाले यूज हो रहे हैं, बट बच्चे खा रहे हैं। बच्चे क्या, बड़े भी आजकल खाते हैं बाहर। सो फूड अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का। जो लोग बहुत शौकीन हैं ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, इन सबको डेली बेसिस पे या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 दफा पीने के, तो उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। अब सॉइल पोल्यूशन पे अगर हम आए तो सॉइल पोल्यूशन, हम कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन क्या जो हम खा रहे हैं वो सब भी हेल्दी है? जिस सॉइल में वो प्लांट्स उगते हैं, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगती हैं, वो सब पॉल्यूटेड होता जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एडेड होती हैं। तो जो जैसा बोएगा वैसा ही वो उगेगा। तो जो चीज, जिस चीज की ग्रोथ हो रही है, वो प्लांट जैसा उग रहा है, हम उसको जैसे कंज्यूम करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव से रिलेटेड हो, चाहे स्किन से हो, चाहे वो हमें सांस की तकलीफें हो। मेंटल स्ट्रेस, पॉल्यूशन हमारे दिमाग में भी है, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रेस लेने लग गए हैं आजकल, बड़े ही नहीं छोटे बच्चे भी। स्टडीज का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी पिक्स डालना, किसके मम्मी पापा उनको कहाँ घुमाने ले गए, कैसे घुमाने ले गए, क्या उन्होंने पहना, कैसी पिक्स डाली, अच्छी लगी नहीं लगी, किसी ने कमेंट लाइक किया या नहीं किया, ये सब एक एडिशनल स्ट्रेस है। सो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से हमें फायदे हुए हैं तो हमें नुकसान भी बहुत भुगतने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये मेंटल स्ट्रेस है। हर कोई अपने मोबाइल पे मीटिंग्स का जवाब दे रहा है, बॉस ने मैसेज किया, आंसर करना है। अगर 5 मिनट में नहीं किया, बॉस क्या कहेगा, क्या सोचेगा, और अभी ही करना है तो मुझे क्या करना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सब एक एंजाइटी लेवल जो बढ़ती चली जा रही है, एक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो जब मेंटल पॉल्यूशन होगा हमारे माइंड में, घर की चीजें, ऑफिस की चीजें, सब चीजें हमारे दिमाग में क्लब करके हमारे अस्थमा को बढ़ाएगी और कुछ नहीं करे। तो हमें इन सब चीजों से फाइट कैसे करना है, क्योंकि ये चीजें तो सबके साथ होंगी, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। हमारा एक पेशेंट अंदर बैठा हुआ है और बाहर पेशेंट्स बैठे हुए हैं, हमें भी देखना पड़ता है कि हाँ, अब नेक्स्ट पेशेंट को अंदर बुलाना है, टाइम लग रहा है तो अंदर बुलाएं उसको। स्ट्रेस, छोटी छोटी चीजों का, टाइम का, मनी का, इसका उसका, घर का, रिलेशनशिप्स का, दैट इज ऑल स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी। अस्थमा में होता क्या है, जैसे डॉक्टर मंजू ने आपको बताया कि एयरवे जो है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अगर आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक नॉर्मल एयरवे दिखाया हुआ है आपको, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स बहुत छोटी छोटी, टाइनी, थिन, पतली पतली सी ट्यूब्स जैसी होती हैं, जिसमें जब एयर पास होती है हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे वो एयर डिवाइड होती है, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में। अब जब कोई रिलैक्स स्मूथ मसल्स होती हैं, जो ये इस पिक में, सेकंड पिक में दिखाया गया है, वो धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ने लग जाती हैं। अगर आप पिक में आगे देखेंगे तो वो सिकुड़ रही है, वो नैरो हो रही है, उसका वे जो है वो कम हो रहा है, जिसके थ्रू एयर पास करने की अगर कोशिश करेगी तो वो नहीं कर पाएगी। जब वॉल पूरी तरीके से इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, तो सारी जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। अब जब मसल्स टाइट हो जाएंगी तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, आपको फोर्सफुली सांस अंदर लेना पड़ेगा। देखिए, आपको ये डिफरेंस जानना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम नोज से हो रही है या फिर आपको चेस्ट से हो रही है। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पर ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की होगी। कई बार सांस नाक से नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है नोज में। जिनको साइनसाइटिस रहता है, जिनको पोस्ट नेजल ड्रिप्स होती हैं, जिनको एडेनॉइड्स रहते हैं, उन सबको नेजल पैसेज की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अस्थमा हो गया या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया। अगर आपको चेस्ट से लग रहा है कि ब्रोंक्यूल्स में प्रॉब्लम है, यानी लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रहा,
मेरी चेस्ट में सांस नहीं जा रहा, नोज से तो जा रहा है लेकिन सांस पूरा चेस्ट में नहीं जा रहा, तो दैट इज ब्रोंकाइटिस। वॉट आर एलर्जीज एंड हाउ डू वी नो वी आर सफरिंग विद एलर्जीज? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलर्जी है? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा रोज खेलने जाता है, स्कूल भी जा रहा है, खा पी भी रहा है, लेकिन फिगर आउट नहीं कर पा रहे पेरेंट्स कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या खाने पीने से हो रही है या एनवायरमेंट से हो रही है। हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि एलर्जीज क्यों होती हैं। ये कैसे पता करेंगे आप? सबसे पहली चीज जो मैं अपने पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ, अपने सिम्टम्स को वॉच करिए, किस तरीके से वो रिपीट हो रहे हैं सिम्टम्स, कितनी कितनी देर में आते हैं, वो कितनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, आप कितनी बेयर कर पा रहे हो, आपकी बॉडी कितना संभाल पा रही है उसको, आपको कोई तकलीफ उसके अलावा तो नहीं हो रही, और कितनी देर तक वो रहता है, फॉर हाउ लॉन्ग दे स्टे। अगर अस्थमैटिक अटैक आया है आज और 5 दिन तक आप कोई काम नहीं कर पा रहे, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, तो आपको मेडिकल एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपका धीरे धीरे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बढ़ता चला जाएगा। डू दे गो ऑन देयर ओन? क्या वो अपने आप चले जाते हैं? क्या आपकी बॉडी फाइट कर पाती है? देखिए, हमारा एक इम्यून सिस्टम है, खांसी जुकाम आपको भी होगा, हमें भी होगा, ठीक है। एक खांसी जुकाम जो विदाउट मेडिकेशन 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी का लेवल मतलब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, हमारे शरीर की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि बिना किसी मेडिसिन के अपने आप ठीक हो जाती है। आपने गर्म चाय पी, कुछ लिया, काढ़ा पी लिया, ठीक हो गए आप, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, तो यानी आपकी इम्यूनिटी ठीक है। लेकिन जब वो कोई चीज प्रोलॉन्ग कर रही है, क्रॉनिसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग बहुत कैजुअल होते हैं, अरे मैं ठीक हो जाऊं, अरे अरे कुछ नहीं, अभी काढ़ा बनाऊंगा, अभी एक हर्बल टी पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, आप इतनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को डाल लेंगे कि अगर आपने मेडिकल एडवाइस नहीं ली तो। अब हम आ जाते हैं इस चीज पे कि एलर्जी है किस चीज की और एलर्जी होती कैसे है, एलर्जन क्या होता है। एलर्जन एक सब्सटेंस अगर हम ले लें, वो कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, डस्ट हो सकता है, किसी मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो गई, जिनके घर में पेट्स हैं उनकी वजह से हो गई, हम लोग जिस ऑक्यूपेशन हमारा कैसा है, हम जिस जगह काम करते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो क्लॉथ फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो जो धागा बनता है या जो उसकी धूल उड़ती है एक तरीके से क्लॉथ की, वो जब वो इनहेल करते हैं उनको अस्थमा डेवलप हो गया उससे। सो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपका पेशेंट जो है वो कहाँ काम कर रहा है, किस जगह, फील्ड वर्क है, डस्ट का एक्सपोजर ज्यादा है, उसको बाइक्स पे घूमना पड़ता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तभी हम एक पर्टिकुलर होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे। स्किन एलर्जी हो रही है तो कॉस्मेटिक से हो सकती है, कोई मेटल से हो सकती है, ज्वेलरी से, कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी, स्ट्रॉन्ग ओडर्स, परफ्यूम्स, स्मोक, हम जो ये अगरबत्ती धूप वगैरह जलाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज कर जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता, अरे मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, परफ्यूम तो मैं इतने साल से लगाता हूँ, तो मुझे तब क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। अब आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है और आपको एलर्जीज ट्रिगर कर रही हैं अब धीरे धीरे। डाइजेस्टिव एलर्जीज में फूड एलर्जीज आ जाती हैं, किसी को एग से प्रॉब्लम होती है, किसी को पर्टिकुलर फ्रूट से प्रॉब्लम होती है, किसी को नट सूट नहीं करते। तो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये एलर्जन है। एक कोई चोर आके आपके घर में बैठ जाता है और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो तो घर में बैठे बैठे चोरी करेगा। तो हमें उस चोर को निकालना जरूरी है ताकि घर में चोरियां होना रुकें। डू वी इनहेरिट एलर्जीज? यस। अब अगर हम किसी सेलेब का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी हैं, उनके जो बेटे हैं वो उतने अच्छे एक्टर नहीं बन पाते जितने कि वो खुद एक एक्टर हैं, वो उतने लंबे नहीं हैं जितने कि उनके फादर या उनकी मदर हैं। सो ये सब कुछ इनहेरिटेड होता है हमें, तो एलर्जीज भी हम इनहेरिट करते हैं।
हम बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे इसके तो पापा भी कराटे लेते थे, ये भी बचपन से कराटे लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि वो कराटे एक प्रॉब्लम है। एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, क्योंकि छोटी एज में जब बच्चा स्नोर कर रहा है या एक अलग सी साउंड आ रही है नोज से सोने के टाइम पे, तो दैट मीन्स कि उस बच्चे को प्रॉब्लम है, वो फादर की तरह खराटे नहीं ले रहा है। और अगर फादर खराटे ले रहे हैं, दैट मीन्स फादर को भी कभी एडिनॉइड्स की या तो प्रॉब्लम बचपन में रही होगी, या उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से खराटे आ रहे हैं। मैं आपको सारे केसेस तो नहीं दिखा सकती और इतना इलेबोरेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इनहेरिट कैसे करते हैं हम एलर्जीज, वो थोड़ा सा इससे समझाना चाहूंगी। ये एक मेरे पेशेंट हैं जो कि 23 साल के हैं, प्रोफेशनल हैं। उनको 5 साल से ऑलमोस्ट ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है और उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, उनको कोई रिलीफ नहीं आया। अब जब हम होम्योपैथिक केस टेकिंग करते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं इस चीज को, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आपकी मदर की जेस्टेशनल हिस्ट्री जानना। जेस्टेशनल हिस्ट्री मतलब जब आप पैदा होने वाले थे उस टाइम पे आपकी मदर की हिस्ट्री। तो ये जो मैंने केस लिया था, इसमें मदर को एक्चुअली एक्जिमा था, फोल्ड्स ऑफ हर नीज, यानी जो घुटने हैं हमारे, उसके अंदर की जो जगह होती है उसमें उनको स्किन प्रॉब्लम थी, एक्जिमा था, जब वो कैरी कर रही थी इनको। और उनको बहुत सारी एलर्जी हो गई थी, उनके हस्बैंड स्मोक करते थे, पहले नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने इनको कैरी किया, जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो तब उनको सिगरेट्स की वजह से एलर्जी होनी शुरू हो गई। बिकॉज वो स्मोक जो है जो उनके अंदर जा रही थी, वो एलर्जी क्रिएट करती थी, और उनका थ्रोट जो है वो पूरा चोक हो जाता था। अब आप खुद बताइए कि जो एक फीमेल प्रेग्नेंट है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या वो इनहेरिट नहीं करेगा? उसके जीन्स में नहीं जाएगा वो सब? अब जब वो उसकी मदर मिड 40s में अब आ गई है वो, और उनको अब अस्थमा हो गया है। मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे चलते हुए कि स्किन और रेस्पिरेटरी का क्लोज कनेक्शन कैसे रहता है। जो पेशेंट्स हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो पेशेंट्स देखते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करूंगी कि जब आप कोई अस्थमेटिक केस देखते हैं, ब्रोंकाइटिस वाला केस, उसमें आप जरूर पूछिए कि फैमिली में कहीं कोई स्किन प्रॉब्लम रह चुकी है। हम सोचते हैं कि स्किन एलर्जी क्यों पूछनी है, हम तो रेस्पिरेटरी पूछेंगे, जब अस्थमा है तो अस्थमा ही होना चाहिए। नहीं, जब कभी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं यानी सांस की तकलीफें आती हैं, आपको हिस्ट्री में ये जानना बहुत जरूरी है कि उसी पेशेंट को स्किन प्रॉब्लम्स थी या फिर उसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं थी। तो इस केस में हम फैमिली हिस्ट्री में जब जाते हैं तो मदर को स्किन एलर्जी थी, अस्थमा, डायबिटीज, फादर स्मोकर थे, और उनको कॉफ जो होती थी वो स्मोकिंग की वजह से होती थी। नेचुरली वो स्मोक कर रहे हैं तो फिर कॉफ होगी उनको। ग्रैंडफादर डायबिटिक, बीपी, ओबेसिटी, ग्रैंडमदर डिप्रेशन, एंजाइटी, मैटरनल ग्रैंडमदर नानी। अब आप कनेक्शन देखिएगा, इनकी मदर को स्किन एलर्जी, अस्थमा रह चुका। अब इनकी नानी पे अगर हम आते हैं तो इनकी नानी को स्किन इचिंग की प्रॉब्लम्स रहती थी, अस्थमा रहता था, माइग्रेन भी था। ये सब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं जी, यानी इनकी जो जीन्स है जेनेटिक ट्री में, मदर की तरफ से ही इनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेटर्नल साइड पे स्किन और रेस्पिरेटरी दोनों चल रहे हैं। मेटर्नल ग्रैंडफादर को आर्थराइटिस था, यानी इनके नाना जी को, और इनकी छोटी सिस्टर को एक्ने आए। अब आप यहाँ पे भी नोट करिए कि मदर को स्किन एलर्जी, ब्रदर जो कि मेरा पेशेंट है उनको ब्रोंकाइटिस, इनकी नानी को स्किन इचिंग, अस्थमा, और इनकी जो छोटी सिस्टर है उनको एक्ने आए। तो अगेन स्किन आ गया, एक बच्चे में स्किन की प्रॉब्लम आ गई, एक बच्चे में ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ गई। अब हम चलते हैं इस दूसरे केस पे। ये केस एक्चुअली मेरे पास आया था बेड वेटिंग के लिए। तो जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली तो तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इसको ब्रोंकाइटिस है। उनके फादर मदर को भी नहीं पता था कि ये ब्रोंकाइटिस का केस है, वो तो बेड वेटिंग के लिए लाए थे मेरे पास। जब फैमिली हिस्ट्री ली गई, उनके बच्चे के फादर को 7 साल की एज तक बेड वेटिंग थी। ये बच्चा 5 साल का है अभी जो बेड वेट कर रहा है।
अब आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जीन्स चलते हैं, किस तरीके से चीजें इनहेरिट होती हैं। मदर को एलर्जिक साइनसाइटिस, तो एलर्जिक साइनसाइटिस अगेन रेस्पिरेटरी में आया, तो एलर्जिक साइनसाइटिस अगर मदर में आया है तो बच्चे को ब्रोंकाइटिस हुआ है। मेटर्नल ग्रैंडमदर, नानी, नानी को क्रॉनिक कोल्ड की प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ज्यादा नजला जिसको बोलते हैं वो रहा करता था। इनके नाना जी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ग्रैंडफादर पे आते हैं। ग्रैंडफादर को भी लंग्स की प्रॉब्लम थी जिसको बोलते हैं सीओपीडी, हम्म, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें बहुत मेजर लंग्स जो हैं वो, एक तरह से मैं बोलूं तो लंग्स फंक्शन नहीं कर पाते ठीक से, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। उनको पूरा लाइफ ही मेडिसिन पे रहना पड़ता है। इनकी दादी हेल्दी स्टेट में थी, उनको कोई मेजर इश्यूज नहीं थे। बुआ, जो इनकी सगी आंट हैं, वो थायराइड, बेड वेटिंग टिल द एज ऑफ 4 years। अब आप देखिए, फादर को भी बेड वेटिंग, बुआ को भी बेड वेटिंग। यानी अगर हम ये भी सोचें कि उनकी फैमिली में जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं वो शायद जेनेटिकली ही उतनी स्ट्रांग नहीं है बचपन से। और आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो डाइपर इतना पहनाते हैं बच्चों को कि डाइपर की इतनी हैबिट हो जाती है कि बच्चा माइंड में सिग्नल्स ही नहीं ले पाता कि भाई सुसु होता क्या है। वो सोया रहेगा, उसको वो कंफर्ट मिला हुआ है कि भाई हाँ, जब भी मेरे को होगा सुसु, मम्मी डाइपर बदल देंगी। तो वो 5 साल की उम्र तक उसने सीखा ही नहीं, वो सिग्नल ही नहीं समझा अपने ब्रेन का कि उसको अर्ज हो रही है यूरिन की। इसके चाचा को टॉन्सिलाइटिस था। तो अगेन आप देखिए कि कितना इनकी फैमिली हिस्ट्री में रेस्पिरेटरी चीजें आ रही हैं। हमको क्या ऑब्जर्वेशंस करनी चाहिए, और या फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट ने हमें क्या बताना चाहिए, पेशेंट से हमने क्या क्या पूछना चाहिए। एक क्लाइमेट बहुत जरूरी है कि हमें पेशेंट से पूछना चाहिए या पेशेंट ने बताना चाहिए कि क्लाइमेट कैसा है और कितनी टाइम तक वो उस क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ट्रांसफरेबल जॉब्स होती जा रही हैं, या फिर अगर ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें कि एसी बहुत चलता है, आप एस्केप नहीं कर सकते उसको, तो एक ठंड का एटमॉस्फेयर उस ऑफिस में बना रहता है। तो उनको वो ठंड सूट कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। किस क्लाइमेट में उनको एक्चुअली एग्रीवेशन होती है, जेनेटिक हिस्ट्री। आजकल ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या उनको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, बिकॉज कोविड की वजह से लंग्स की जो एक्चुअली पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम होती चली जा रही है। हमारे लिए सीरम आईजी कराना, सीबीसी कराना और आयरन स्टडीज कराना भी बहुत जरूरी है। कई पेशेंट्स आते हैं मुझसे पूछते हैं, मैम आप क्यों करा रहे हो ब्लड टेस्ट। मैं हर एक केस में ब्लड टेस्ट नहीं कराती, ना रिकमेंड करती। बट जहां मुझे लगता है कि मुझे पेशेंट एनेमिक लग रहा है तो मैं जरूर उसको रिकमेंड करती हूँ। जब उसकी आईज चेक करने पे, नेल्स देखने पे कमजोरी दिखती है, एक पेलनेस दिखती है, तो मुझे लगता है कि मेरे को अपने पेशेंट को बताना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, वो एक्चुअली ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे सब टिश्यूज को। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, फेरिटीन कम होगा, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो सकती है कि हम लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाए या अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाए, या हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाए। किसी को ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में पहले इतना नहीं पता था, कोविड के टाइम पे ये नॉलेज अच्छी आई है, जो कि बहुत अच्छा है। सीरम आईजीई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी। सीरम आईजीई के बारे में ऑस्कल्टेट करना चेस्ट को बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि वीज है, क्रेपिटेशंस हैं, किस तरीके की कंजेशन एक्चुअली सफर कर रहे हैं। जो हम लोग जिसको कॉफ बोलते हैं, एक्चुअली कॉफ होता है जैसे खांसी आती है, और जो उसमें से स्पूटम निकलता है, जो बलगम निकलता है, उसको फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम जो होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो ग्रे मैटर दिखता है, वो आजकल नॉर्मल है होना। बिकॉज अगेन मैं बोलूंगी, पॉल्यूशन की वजह से जो हम चीजें इनहेल करते हैं, तो वो जाके हमारे यहाँ थ्रोट में सेटल हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा और आप खुद एक्सपीरियंस करते होगे कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमें इतनी खरखराहट होती है, हमें लगता है कुछ निकाल दें, निकाल दें यहाँ से।
तो वो यही होता है कि हमारे नोज से सब कुछ अंदर जा रहा होता है गले में, और यहाँ आके वो स्टक हो जाता है। प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन एक्सपोजर टू एनी एलर्जन मैंने आपको बता दिया। एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, कफ कोल्ड, स्किन प्रॉब्लम्स, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, कफ कोल्ड की एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में। एटोपिक मार्च, आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो इससे जरूर वाकिफ होंगे, तो मैं थोड़ा सा एटोपिक मार्च के बारे में बताना चाहूंगी। जब मैंने बोला था कि स्किन और रेस्पिरेटरी हाथ में लाके चलते हैं, तो क्यों बोला था वो, इसीलिए क्योंकि एक एलर्जी एक स्फेयर से यानी स्किन से शिफ्ट हो जाती है रेस्पिरेटरी में, इसको कहते हैं एटोपिक मार्च। हमें लगता है स्किन ठीक हो गई, स्किन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब रेस्पिरेटरी आ गई है, तो रेस्पिरेटरी को ही ठीक करना जरूरी है। लेकिन जब हम पेशेंट की हिस्ट्री में जाएंगे और हमें पता चलेगा कि स्किन एलर्जी थी, ये कहलाता है एटोपिक मार्च। सो स्किन से एलर्जी डेविएट हो गई एकदम आपकी लंग्स की तरफ, ब्रोंकाइटिस की तरफ, अस्थमा की तरफ। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है। हार्मलेस सब्सटेंसेस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज देखिए, एक चीज जो आपके लिए एलर्जन है मेरी बॉडी के लिए वो एलर्जन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। आपको परफ्यूम से एलर्जी नहीं है, मुझे परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है तो वो हार्मलेस चीज, क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं दे रही, पर वो मुझे तकलीफ दे रही है, तो मेरा इम्यून सिस्टम उससे फाइट नहीं कर पा रहा, राइट। हाउ कैन वी एज होम्योपैथ्स रिड्यूस दिस एटोपिक मार्च? होम्योपैथिक मेडिसिन जब हम देते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी सफरिंग्स को कम करती है, आपके सिम्टम्स को कम करती है, बट ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आपके लिए रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, वो सबसे बेस्ट पोटेंसी और स्ट्रेंथ में सेलेक्ट करते हैं जो कि आपकी स्किन और रेस्पिरेटरी दोनों को कवर करे। होम्योपैथी में कोई भी किसी तरीके की मेडिसिन की डिपेंडेंसी नहीं होती। जब भी कोई एक होम्योपैथ एनालाइज करता है केस को, और रेमेडी सिलेक्शन जो होता है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि अगर दो कोई बच्चे हैं जो कि ट्विंस हैं, दोनों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, लेकिन दोनों को आर्सेनिक एल्बम नहीं जा सकती। एक को शायद हो सकता है आर्सेनिक एल्बम देनी पड़े, एक को हो सकता है हीपरसल देनी पड़े। ये सब डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअलाइजेशन पे। आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपसे मेंटल मेकअप भी पता करेंगे कि भाई आपका मेंटल स्टेट कैसा है, क्योंकि उस बेसिस पे वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालेंगे कि इस पेशेंट को ये दवाई जाएगी और दूसरे पेशेंट को दूसरी दवाई जाएगी। इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होम्योपैथी में ये नहीं होता कि सब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वालों को एक ही दवाई जाएगी। जब भी कभी ये टॉपिक मार्च होती है, स्किन एलर्जी शिफ्ट करती है रेस्पिरेटरी की तरफ, और ये जरूरी नहीं है कि स्किन नॉर्मल हो चुकी है, वो वापस से बाउंस बैक कर सकती है। ये मंथ्स जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो इसीलिए मैंने वो मंथ्स लिखे हैं। लेकिन आप जिस प्लेस में रहते हैं, हो सकता है वहाँ के जो मंथ्स हैं एलर्जीज के वो अलग हो, मौसम डिफरेंस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्च से लेके मई के बीच में बहुत एलर्जीज रहती हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि रेनी डेज में भी बहुत ज्यादा उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बारिश का मौसम उनको सूट नहीं करता। अक्टूबर से जनवरी अगेन, इसको हम बोल सकते हैं होली दिवाली का सीजन। मार्च से लेके मई का सीजन, अक्टूबर से लेके जनवरी का सीजन जो है वो मोस्टली एलर्जीज का सीजन होता है क्लाइमेट में। अब हम आ जाते हैं सीरम आईजी लेवल पे, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। आईजीई जो होती है एक एंटीबॉडी होती है जो हमारे लिए हमें ये बताने का काम करती है कि कितनी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। जैसे डॉक्टर मंजू ने बताया था इनिशियली, और मैंने फिर एक्सप्लेन किया डायग्रामेटिकली, कि जब सूजन आ जाती है आपके लंग्स में, जब वो एयरवे बिल्कुल आपका नैरो हो जाता है, तो वो एक इन्फ्लेमेशन है। अब वो किस लेवल तक की है, कितना आईजी लेवल जा रहा है, यानी आपको एलर्जीज कितना ट्रिगर कर रही हैं, उसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, जो कि होता है आईजी एंटीबॉडी का टेस्ट। आप
आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को टाइम से ट्रीट नहीं कराया तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस खतरनाक हो सकता है, फेटल हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी। 2009 का एक केस आया था क्लास 12 स्टूडेंट का, आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे सब पे मिल जाएगा। वो मॉर्निंग में स्कूल गई बच्ची, और वो तब तक ठीक थी, बट जब वो स्कूल पहुंची उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई। उसने स्कूल में बताया कि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे पेरेंट्स को बुला दो। बट समहाउ कुछ मिसकम्युनिकेशन और कुछ होने की वजह से बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से टाइम पे नहीं मिल पाया, और उसको बाय द टाइम जब हॉस्पिटल ले जाया गया वो इतनी देर हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर किया ड्यू टू अस्थमेटिक अटैक। सो यस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इज फेटल। आपकी जान का खतरा हो सकता है उससे। आपको पेशेंट्स को बताना बहुत जरूरी है कि अपनी मेडिसिन को नेग्लेक्ट ना करें। जो छोटे बच्चे ऑलरेडी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलूंगी कि अपनी उनकी टीचर्स को, प्रिंसिपल को लिखित में मेडिकेशंस बताएं या दे के आए कि अगर हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है एटलीस्ट इमरजेंसी में ये मेडिसिन दे दें। क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस सिर्फ एक जगह नहीं हो सकती डॉक्टर से। अगर बच्चा स्कूल में है और उसको दवाई नहीं मिल रही है तो वो नेग्लिजेंस पेरेंट्स की भी है और स्कूल अथॉरिटीज की भी है। अपने नोट्स बनाइए कि किस किस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे अटैक्स आ रहे हैं, आप मेडिकेशन जो ले रहे हैं उसके नोट्स बना के रखिए। आप अपने मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं या अपने पेपर पे नोट्स बना के कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अपनी ऑनगोइंग मेडिसिन को विदाउट कंसल्टेशन विद डॉक्टर कभी भी ना करें, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदा हो, कोई भी हो। मेडिसिन को अपने आप से स्टॉप करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे अब तो हम ठीक हो गए, अब हमें जाने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर के पास। बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कब आपकी एलर्जीज एकदम से ट्रिगर हो सकती हैं और कब एकदम से आपको अटैक आ सकता है। मेरे साथ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट 2-2 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके सीजनल चेंजेस पे जो अटैक्स आते हैं उनको हमने मेडिकेशन चेंज करके जहां जो जरूरत थी वो मेडिकेशन देके कवर किया। उसके बाद सेकेंड ईयर हमने ऑब्जर्व किया कि क्या इस सीजन में भी इनको वो प्रॉब्लम फिर से हो रही है। एंड थैंकफुली मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट ने उतनी सिवियरिटी कंप्लेंट नहीं की। अगर इस समर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट समर्स में ही विल बी मच बेटर। सो अपनी मेडिसिन को प्लीज डिसकंटिन्यू ना करें। अब हम लोग जो कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो है हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन। देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी बोलूंगी कि जो पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन पे, एलोपैथिक मेडिसिन पे हैं, प्लीज उनकी मेडिसिन स्टॉप ना करें इमीडिएटली, अस्थमैटिक या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स की। क्योंकि उनकी बॉडी को उसकी हैबिट हो चुकी है। हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, जिस तरीके से मेडिसिन रिलीफ देगी उनको, इन मेडिसिन की नीड अपने आप कम हो जाएगी और वो फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस पे बंद कर सकते हैं उनको। सो इमीडिएटली कोई भी मेडिसिन विड्रॉ ना करें पेशेंट से। हम मॉडर्न मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो ब्रोंकोडाइलेटर्स जनरली यूज किए जाते हैं, ताकि जो ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं, आपका जो इन्फ्लेमेशन है लंग्स का, जो पतली पतली ट्यूब्स मैंने आपको बताई थी, उसका इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे खोल देते हैं। जब वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, वो अपने आप खुल जाएगा, एयर पैसेज क्लियर हो जाएगा, बलगम कम हो जाएगी, तो सांस अपने आप जाएगी। लेकिन होम्योपैथिक में भी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज की होती हैं, उनका एक्शन बहुत अच्छा होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना रिलीफ आ रहा है। आपकी चेस्ट से वो जो बलगम है, जो टाइटनेस है, वो जो कंजेशन आप फील करते हैं, वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप होम्योपैथी को थोड़ा टाइम दीजिए, ये पेशेंस वाला ट्रीटमेंट है। हरेडली कोई भी मेडिकेशंस नहीं करनी चाहिए, एंड सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये बहुत ही हार्मफुल स्टेरॉइड्स होते हैं, इनहेलर्स में होते हैं, मेडिसिन में होते हैं, और गलती पेशेंट की भी नहीं होती। डॉक्टर्स अगर गाइड नहीं करेंगे तो इन स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत आते हैं बॉडी में। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो पेशेंट मेरे इनहेलर्स पे होते हैं,
मैं उनको हमेशा गाइड करती हूँ, जब भी आप पफ लेते हो उसके 7-8 मिनट्स के बाद अपने माउथ को रिंस कर लें नॉर्मल वाटर से, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो जो डिपॉजिट्स रह जाते हैं अंदर मेडिसिन के, स्टेरॉइड्स के, वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे माउथ की लाइनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको जलन हो सकती है, आप खाना खाने में आपको दिक्कत आ सकती है, एंड सिमिलरली आपको कॉफ, वीकनेस, थिनिंग ऑफ बोन्स, ये सब कुछ स्टेरॉइड्स के जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको रिजल्ट तो इमीडिएटली मिल जाएगा और वो शॉर्ट टर्म होगा, बट वो हैबिट फॉर्मिंग होगा। अब होम्योपैथिक में कोई भी किसी तरीके के हार्मफुल स्टेरॉइड्स नहीं होते, तो जब हार्मफुल स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं तो वो सेफ है। अगर क्रॉनिसिटी ज्यादा है और आपका ट्रीटमेंट लंबा चलना है तो होम्योपैथी से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। रिजल्ट बहुत इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म तक है, तभी ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। हम्म, हाउ मच टाइम अ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैन टेक, अब इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि पेशेंट्स जो हैं वो पेशेंस नहीं शो करते अपना, दिस इज ट्रू। क्योंकि पेशेंट के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। राइट राइट। इनफैक्ट हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी हरी नहीं करनी चाहिए कि अगर एक मेडिसिन हमने दी है उसके रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करें। पेशेंट तो घबराएगा, उसको सांस नहीं आ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन 3-3 दिन में मेडिसिन चेंज करना नहीं, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए जी मेडिसिन को। इसमें हम, जैसे मैंने पहले बताया, एलोपैथिक मेडिसिन अगर चल रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन अभी ही अगर शुरू की है तो उसको धीरे धीरे कम करेंगे हम। आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करिए, उसके रिजल्ट्स देखिए लॉन्ग टर्म पे। आप जैसे जैसे देखेंगे कि आपकी कॉफ बेटर होती जा रही है, आपने अपनी मेडिसिन रिड्यूस कर दी, आप पहले पफ 4 बार लेते थे, अब आपके पफ आ गए हैं 2 बार पे, तो ये इम्प्रूवमेंट है ना, होम्योपैथी आपको रिजल्ट्स दे रही है। सो टाइम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन का एक पेशेंट का सिमिलर नहीं हो सकता। कोई पेशेंट 6 महीने में ठीक होके जा सकता है, कोई पेशेंट 1 साल भी लगा सकता है। सो इसमें इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स बहुत जो है वो मैटर करता है, जेनेटिक हिस्ट्री मैटर करती है, आपका बॉडी टाइप मैटर करता है, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल। एक्यूट अटैक में डोजेज और फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करनी पड़ सकती है टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही मैं सजेस्ट करूंगी अपने पेशेंट्स को, अपनी ऑडियंस को, कि भाई अगर आपको होम्योपैथिक इफेक्ट्स देखने हैं तो थोड़ा सब्र के साथ ट्रीटमेंट लीजिए। फेथ, पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए। सो होम्योपैथी कैन वेरी वेल बी टेकन बाय मेंटेनिंग अ डिसेंट गैप विद मॉडर्न मेडिसिन। अब अगर आप ऑलरेडी एक मेडिसिन ले रहे हैं, आप होम्योपैथी को उससे 1-2 घंटे के गैप पे मेंटेन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हम क्या सारा दिन दवाई लेते रहेंगे, इतनी मीटिंग्स होती हैं, इतना काम होता है, हम ये ध्यान रखेंगे कि अब एलोपैथिक लेनी है या अब होम्योपैथिक लेनी है। लेकिन एक आपको थोड़ी मेहनत अपने आप पे करनी पड़ेगी, जब आपके डॉक्टर आपके साथ हैं, आपके आप पे मेहनत कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अलार्म लगा लीजिए दवाई लेने का। आई अंडरस्टैंड कि आजकल सबका बिजी शेड्यूल है, नहीं याद रहता होगा, लेकिन आप अलार्म लगाइए कि ये मेडिसिन इतने बजे लेनी है और ये आपका डोज है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, can we take homeopathic treatment along with existing treatment? Yes. Do not stop your medication in inhalers immediately. A homeopathic doctor can start the treatment and gradually you will be able to stop your existing medication. ये मैंने आपको बता दिया। So at least 1 से 2 hours का gap रखिए एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन में। What can we consume to build our immunity? अब चीजें तो बहुत सारी हैं ऐसी कि जो लिस्ट एंडलेस है, कि जो अच्छी चीजें आप खा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अटैक्स को कम करने के लिए। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी कि जो कि बहुत महंगी भी नहीं है और हर कोई नॉर्मल जो है वो सब लोग उसको अफोर्ड करके अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हैं। सो रेड बेल पेपर, ब्रोकली इन मॉडरेशन, येलो बेल पेपर, जिंजर। मैं यहाँ पे ऑयल मना करूंगी, लेकिन घी ले सकते हैं, क्योंकि घी से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी ऑयल से। जब आप डीप फ्राइड चीजें खाएंगे उससे प्रॉब्लम आएगी, आपकी इम्यूनिटी खराब होगी ऑयल से।
घी आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं करेगा। बच्चों को घी दीजिए, बड़ों को घी दीजिए, बुजुर्गों को घी दीजिए, कोई भी ले सकता है, इन मॉडरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन आएगी, मूवमेंट में आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। ओल्ड एज में जॉइंट्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोन आपकी जो है वो मजबूत रहेंगी घी से। आप भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, अपने दूध वगैरह में हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी तो इतनी अच्छी चीज है कि खैर हमारे नॉर्मल मील्स में डलती ही डलती है, बट जिनको ब्रोंकाइटिस और लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है वो थोड़े से मिल्क में बॉईल करके नॉर्मल टर्मरिक ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हर्बल टी, मैं इस हर्बल टी पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी 2 मिनट। क्यों? क्योंकि जब से कोविड आया है तब से लोगों ने इतनी ज्यादा कंज्यूम करी है हर्बल टीज। कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, और बॉईल कर करके उसको कितने बॉइलिंग पावर पे ले जाके उसका जब तक पूरा उसका रस नहीं निकल जाता तब तक बॉईल करते रहते हैं उसको। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा है उनके लिए एक सिंपल हर्बल टी जो है वो जिंजर तुलसी हनी की है। लेमन डालने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। बहुत सारे हर्ब्स मत ऐड करिए, आपके अंदर गर्मी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और जब बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। बट कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स पाइल्स की कंप्लेंट से आए हैं मेरे पास, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म तक ये सब चीजें ली हैं, उनको हीट रैशेस हुए हैं, एक्ने हुए हैं, बहुत सारे बॉयल्स निकले हैं उनके, एनल रीजन पे बॉयल्स आ गए, सो ब्लीडिंग होने लग गई स्टूल्स में। तो ये हर्बल टी को बहुत ध्यान से लीजिए, रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा मत लीजिए, एंड क्वांटिटी गिलास भर भर के लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 30 ml 40 ml जितना ही लीजिए। सो ल्यूक वार्म लो फैट मिल्क जरूरी है, क्योंकि जो पूरा होल मिल्क होता है फैट के साथ, बफलो मिल्क, वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उससे और ज्यादा बलगम मिल्क बनेगी। कर्ड योगर्ट जो है वो रूम टेम्परेचर की दही ले सकते हैं। देखिए ग्रोइंग एज जब होती है ना बच्चों की, आप उनके साथ ना नाइंसाफी करेंगे अगर आप उनकी सब चीजें रोक देंगे। ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, लिस्ट ही बनती चली जाएगी बच्चों के लिए। थोड़ा मॉडरेशन में हर एक चीज दीजिए। कर्ड जो है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा पेरेंट्स टेस्ट करके ही दें। ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, चीज वगैरह जरूर लें। अवॉइड क्या करना चाहिए? यहाँ पे मेरे को एक पेशेंट अपना याद आ रहा है जिसने मुझे बोला था, पेशेंट ने, कि मैम मेरी बच्ची तो केचप के बिना खाएगी ही नहीं रोटी, आप केचप बंद कर रहे हो उसकी। नहीं नहीं मैम, थोड़ा सा तो अलाउ कर दो, थोड़ा सा अलाउ कर दो। आप कैसे अलाउ कर सकते हो? आपको पेशेंट को प्लीज नहीं करना है, उसकी सारी बातें नहीं माननी है। या तो आप उसकी सारी बातें मान लीजिए तो वो तो ठीक ही नहीं हो पाएगा। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा पेशेंट के साथ स्ट्रिक्ट रहें, रूड ना हो, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड्स में पेशेंट को बताएं कि केचप आपके बच्चे की नीड नहीं है। हम्म। अगर बच्चा केचप नहीं खाएगा, बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा वो ठीक ठाक। केचप खाएगा, टॉन्सिल्स हो सकते हैं, उसको एडेनॉइड्स बढ़ सकते हैं, उसका बलगम बढ़ सकता है। अब ये जितनी रेटेड ड्रिंक्स आती हैं, इतनी आइस डाल के मिलती हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं बाहर, ये आइस भी कितने प्योर वाटर से बनती है या इम्प्योर वाटर से बनती है हमें नहीं पता होता। लेकिन वो क्योंकि ठंडा ठंडा पीना अच्छा लगता है इस गर्मियों में, तो एरेटेड ड्रिंक्स या जितने भी ये पैक जूसेस होते हैं वो सब पीते हैं। इससे बेस्ट ये है कि आप रोड साइड वेंडर से कोकोनट वाटर ले लीजिए। कोकोनट वाटर एक ऐसी चीज है जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। आप कितना भी बाहर से इंजेक्ट करने की भी कोशिश करोगे, उसकी लेयर इतनी थिक होती है कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। लेकिन जो आजकल पैक्ड कोकोनट वाटर आता है वो मत लीजिए, वो नुकसान ही करेगा। सो लाइम लेमनेड्स, खट्टी चीजें, विनेगर, केचप, सॉस, सिट्रिक एसिड, बच्चे चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, अलग अलग ड्रिंक्स आती हैं जिसमें सिट्रिक एसिड एडेड होता है। सो खट्टी चीजें मोस्टली जो है वो अवॉइड करनी है। आइसक्रीम्स वंस इन अ वाइल आप दे सकते हैं बच्चों को या खा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप थोड़ा सा उसको ना
रुके, उसके आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं एकदम उसके ऊपर, जैसे ही आपने वेंडर से लिया एकदम मत खाइए, उसको थोड़ा सा रुकिए और उसको उसके वो आइस क्रिस्टल्स जाने दीजिए, फिर आप खा सकते हैं। हल्का सा मेल्ट करके भी अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये इरेटेड जितने जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, रेफ्रिजरेटेड फूड्स, कभी भी अस्थमेटिक पेशेंट को एकदम से फ्रिज खोल के एप्पल निकाला, कोई फ्रूट निकाला, कुछ भी निकाला, एकदम बाइट नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। आप नॉर्मल वाटर में उसको थोड़ी देर डिप कर दीजिए, वो जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब आप खा सकते हैं। लेकिन प्लीज किसी भी तरीके से ठंडे जूसेस या ठंडे फ्रूट्स, ठंडी दही निकाल के मत खाइए, या आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगा। एसी के बिल्कुल आगे मत सोइए या बैठिए, क्योंकि एयर एसी का जो टेम्परेचर है अगर आपकी बॉडी नहीं सूट कर पाएगी तो आपको खांसी हो सकती है, आपकी बलगम ज्यादा बन सकती है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऑफिस में ऐसा है कि सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो कोई भी एक पतला सा वार्मर आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप कोई पतली शॉल कॉटन की कोई चीज लपेट सकते हैं ताकि आपको ठंड ना लगे। एक्सेस ऑफ जिंक कंजम्पशन, कोविड के बाद से लोगों ने जिंक बहुत लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अंदर डर बैठ गया कि अगर हम शायद जिंक नहीं लेंगे हमें कोविड हो जाएगा, फीवर कैसे जाएगा। कोविड अभी भी है एयर में, फ्लू बन के रह गया है वो सिर्फ। आप लोग उससे डरिए मत, क्योंकि एक नॉर्मल कफ कोल्ड है, अब वो इतना फेटल नहीं है जितना पहले था। सो जिंक कंजम्पशन को कम करिए। जिंक कंजम्पशन अगर ज्यादा होगी तो आप लेथार्जिक फील कर सकते हैं, ड्राउजी फील कर सकते हैं, आपको बहुत थकान हो सकती है, थॉट्स का कंफ्यूजन हो सकता है, वॉमिटिंग नोजिया फील करेंगे। बट आप ये कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये जिंक टैबलेट्स की वजह से हो रहा है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत जिंक कंज्यूम किया और बाद में वो एनेमिक हो गए। ये हम्म। आजकल पूछना बहुत जरूरी है पेशेंट से कि कोविड के टाइम से अभी तक आप क्या जिंक की टैबलेट्स ले रहे हैं। मैं सारी होम्योपैथिक रेमेडीज नहीं डिस्कस कर सकती, लिमिटेशन ऑफ टाइम है हमारे पास, और मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ कुछ कुछ चीजें कि कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज हेल्पफुल हो सकती हैं। बट प्लीज सेल्फ मेडिकेट ना करें। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर कैसे आपके लिए मेडिसिन सेलेक्ट कर सकता है। जैसे अब आर्सेनिक एल्बम है, अस्थमा वर्स मिडनाइट, कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स हमें मिलते हैं पेशेंट से कि हमें लगता है कि हाँ यही रेमेडी सबसे ज्यादा सही है इनके लिए। इपिकैक, वॉयलेंट कॉफ होती है, वीजिंग होती है, फ्लेम निकलती है। र्यूमेक्स, र्यूमेक्स का एक सिम्टम है, बोलते बोलते खांसी आ जाएगी, टिकलिंग होगी यहाँ थ्रोट में, और एकदम पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो जाता है। सो र्यूमेक्स उसमें दी जा सकते हैं। हीपरसल्फ, जब ठंड का बहुत एक्सपोजर होता है, चोकिंग कॉफ होती है, उसमें हीपरसल्फ अच्छा काम करती है। लोबेलिया इज ओनली मेंट फॉर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ग्रिंडेलिया में बहुत टफ म्यूकस होती है, इतनी थिक होती है। काली आयोड में भी थिक होती है म्यूकस, बट ग्रिंडेलिया की टफ म्यूकस की वजह से वो अंदर से निकलती नहीं है। ये कुछ रेमेडीज हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगेन इंडिविजुअलाइजेशन बहुत मैटर करती है पेशेंट की, लेकिन ये कुछ रेमेडीज मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए जो कि बहुत हेल्प करती हैं अस्थमा में। इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट? यस, जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा होम्योपैथिक डॉक्टर को। होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे कि कितना आपको टाइम पीरियड लग सकता है। ठीक है जी। सीजनल कफ कोल्ड अगर होता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन 5-6 दिन की भी बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अरे होम्योपैथिक बहुत धीरे धीरे काम करती है। मेरे इवन पास वन और इतने टू डेज। पेशेंट, सॉरी, इवन 1 or 2 days। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमें वो डोजेज उस हिसाब से देनी पड़ती है उनको। हम्म। तो 1-2 दिन में ही पेशेंट को आराम आ जाता है। अब मेरे इतने पेशेंट्स हैं, मेरे से फीवर की एसओएस अलग से मेडिसिन लेके जाते हैं, राइट। क्योंकि रात को आपसे डॉक्टर से अगर इन केस बात नहीं हो पा रही है तो वो मेडिसिन की इंस्ट्रक्शंस पे देना शुरू कर देते हैं, और मॉर्निंग में फिर वो क्लिनिक ले आते हैं। तो वो जो रात वाला बुखार होता है वो नीचे आ जाता है, उनको ना क्रोसिन हम्म। देनी पड़ती है, ना उनको मेफ्टाल देनी पड़ती है। होम्योपैथिक मेडिसिन कंट्रोल कर लेती है फीवर को। आप थोड़ा ट्रस्ट रखें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर पे, और वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे।
कैन एलर्जीज रिलैप्स आफ्टर समटाइम्स? अगेन यस, क्योंकि 100% क्योर किसी भी चीज का नहीं है, देखिए आज के टाइम में। ठीक है, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, बहुत से फैक्टर्स हैं, सोशलाइजेशन हो रही है, स्क्रीन टाइम्स ज्यादा हो रहे हैं, तो जो भी फैक्टर्स हैं उससे एलर्जीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। एंड जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है, फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल लेवल पे जो हमारे चेंजेस आते हैं, एलर्जीज रिलैप्स कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जो आपको पहले हुई थी। डूज एंड डोंट्स इन अस्थमा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, वी हैव अगेन लिमिटेशन ऑफ टाइम। सो जब आप कभी भी बाहर जाते हैं और पॉल्यूशन, डस्ट बहुत हाई है, आईक्यूआई लेवल चेक करके, सो अपना मास्क वगैरह जो है बहुत टाइट नहीं बट नॉर्मल कंफर्टेबल मास्क लगाएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एक छोटी सी पानी की बोतल रखें साथ में। कैरी योर इमरजेंसी मेडिसिन विद यू। कीप इमरजेंसी नंबर्स हैंडी इन योर मोबाइल और ऑन सम पेपर, ताकि अगर बाई चांस आपको अटैक आया है, और उस वक्त कई बार अनकॉन्शियसनेस हो जाती है पेशेंट को क्योंकि सांस पूरा जा नहीं पाता, तो आपके इमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने चाहिए। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट होम्योपैथिक डॉक्टर। कईयों को ये लगता है अरे होम्योपैथिक हमें हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं नहीं जाएं, मेरा पड़ोसी इस डॉक्टर के पास जा रहा है, मेरी बहन इस डॉक्टर के पास जा रही है। पड़ोसी को शायद हो सकता है जरूरत ना हो होम्योपैथी की, आपको हो सकती है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन होम रेमेडीज अगेन, कि भाई काढ़े बना बना के आप लोग पी रहे हो और मेडिकल अटेंशन नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। बहुत सारी इंटरनेट पे नॉलेज मिलती है हमें, अच्छी भी और बुरी भी। Right. सो पढ़ पढ़ के, देख देख के, सुन के मेडिसिन आपने सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। और अपनी मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कोई भी हो, अपनी मेडिकेशन अपने घर वालों को नहीं देनी डॉक्टर की फीस बचाने के लिए, कि भाई चलो ठीक है भाई मैं ये हाँ। सिर्फ पी रहा हूँ तुम भी पी लो। नहीं, वो नुकसान करेगा। तो नुकसान से बचिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। So again, do not consume homeopathic medicines by just reading books, journals and internet. Practice yoga and pranayam. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई एम अ योगा लवर। मैं इतना योगा करती हूँ कि मुझे बहुत चेंज लगा है अपनी खुद की लाइफ में। आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, आपके सेल्स जो हैं वो आपको ऐसा लगता है कि बड़े रिवाइव हो रहे हैं, आपकी लंग्स इंप्रूव होंगे, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे बॉडी से, आपकी चेस्ट मसल्स बहुत स्ट्रांग बनती हैं और आपकी लंग्स को पावर मिलती है ब्रीथ करने के लिए। सो इट encourages बेटर ब्रीदिंग एंड इट रिड्यूसेस लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप नेट पे भी देखना चाहें या ऑनलाइन योगा टीचर से या किसी से भी गाइडेंस लेके योगा और प्राणायाम्स करें, ये बहुत हेल्प करेगा। एंड मेडिकेशन अपना काम करेगी, ये नहीं है कि आपको योगा और प्राणायाम पे डिपेंड होना है और मेडिकेशन छोड़ देनी है। मेडिकेशन के साथ सपोर्टिव थेरेपीज में है योगा और प्राणायाम। इज स्विमिंग गुड फॉर अस्थमैटिक पेशेंट? एब्सोल्युटली यस। कई लोग सोचते हैं कि स्विमिंग नहीं करानी चाहिए बच्चों को, पेरेंटल गाइडेंस में या कोच की गाइडेंस में कराइए स्विमिंग। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स के लिए। हाउ मच इफेक्टिव आर एयर प्यूरिफायर्स? देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, मैं शॉर्ट में इसको बताऊंगी। हर जगह आप एयर प्यूरिफायर नहीं लगा सकते। पहली बात, आप अपने कमरे में लगा लोगे, आपका एक एरिया है जो कि प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका वॉशरूम, आपका किचन, आपकी पार्किंग। आप बाहर तो जाओगे कभी, क्या हो गया? आप उसी एरिया में तो नहीं रहोगे। हाँ। तो जब एयर प्यूरिफायर्स आप लगा लेते हैं उस पर डिपेंड मत होइए कि हाँ अब तो मैं क्लीन एयर ही ले रहा हूँ। आप बाहर जाओगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप फिर से एयर प्यूरिफायर वाले रूम में आओगे, आपकी इम्यूनिटी और घट जाएगी जी। या आपने रोड साइड पे जितने लोग देखे हैं जो बैठते हैं, वेंडर्स या जो मजदूर लोग होते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, उनको बहुत कम अस्थमा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस तरीके से डेवलप हो चुकी होती है इन सब चीजों से फाइट कर करके, कि उनको एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत नहीं होती अपने छोटे छोटे घरों में। मुझे याद है कि हमारी दादी नानी ये कहा करती थी कि धूल मिट्टी में खेला करो, थोड़ा भागा करो जाके, तभी तुम लोगों की इम्यूनिटी बनेगी। और आजकल हम धूल मिट्टी से बचते हैं कि नहीं, बाहर धूल मिट्टी आ गई है। राइट।
So when is oxygen therapy needed? It is in case of emergencies. ऑक्सीजन सैचुरेशन जब फॉल कर जाएगा 90 से नीचे, आप मेडिकल एडवाइस लीजिए. जरूरी नहीं है कि 90 से नीचे ही आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़े, लेकिन आपके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि आपको ऑक्सीजन कब देना है. कई बार इतना फेटल हो जाता है अस्थमा का अटैक कि ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी हो जाता है. और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को प्लीज इन्फॉर्म्ड रखिए कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या आपका स्टे कितने दिन तक रहा, आपने क्या मेडिकेशन ली, उसके लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए. वाई होम्योपैथिक इज अ ब्लेसिंग, मेरा टॉपिक यही था. ये कर्स जो बन के आया है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है होम्योपैथी. राइट. ये जो आप रेनबो कलर और ये उड़ती हुई फीमेल देख रहे हैं, मैं उसी को ही डिस्क्राइब कर रही हूँ. एक सनशाइन आ जाएगी आपकी लाइफ में, एक रेनबो आ जाएगा आपकी लाइफ में, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एलर्जी फ्री जी रहे हैं अपनी लाइफ में. सो इट वर्क्स ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, हील्स फ्रॉम माइंड टू टो. होम्योपैथिक की होलिस्टिक अप्रोच होती है, इसमें सब कुछ पूछा जाता है. होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, इट अरेस्ट द प्रोग्रेशन, कैन बी कंज्यूम्ड ऑन लॉन्गर रन, इट इम्प्रूव्स जनरेशन सेल. क्योंकि डीएनए और क्रोमोसोम्स पे कोई भी म्यूटेशन नहीं होती है होम्योपैथिक मेडिसिन लेने पे. होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए उतनी ही सेफ है जितना कि एक बच्चा अपनी मदर के वूम्ब में सेफ होता है. बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि उनकी डॉक्टर ने उनको क्या एडवाइस किया है और उस बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करनी है. सो होम्योपैथिक मेडिसिन सेव्स फ्यूचर जनरेशंस. सो आई एम डन विद माय दिस प्रेजेंटेशन. या. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. आपको कोई भी क्वेरीज है मुझसे आप अभी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू मैम. सो अभी हम अपना क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक 3. तो यस 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 एब्सोल्युटली जी. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैन होम्योपैथी क्योर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस? अगेन मैं बोलूंगी जी, क्योर नहीं बोलूंगी, बट इट कैन इम्प्रूव अस्थमा ब्रोंकाइटिस अप टू 90 to 95%. 5% मैं फिर भी इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं जी. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ इनहेलर्स डू वी यूज और वी डोंट? मैं इनहेलर्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इनहेलर्स एक सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है. अगर आप एलोपैथिक इनहेलर्स लेते हैं, आप जैसे ही इनहेल करेंगे, आपने एक पफ लिया, वो क्या करता है कि जैसे ही वो अंदर जाएगा, वो सिर्फ वो टेम्परेरीली उसको खोल देगा वो लंग्स को, और आप उस वक्त तो सांस ले पाओगे. बट जैसे ही कुछ अनफेवरेबल आपने खा लिया या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, वो लंग्स फिर से सिकुड़ जाएंगे. हो सकता है विद इन 6 आवर्स हो जाए, विद इन 8 आवर्स हो जाए. सो हमेशा आप पफ अपने साथ कैरी कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी, बट इट शुड नॉट बी हैबिट फॉर्मिंग. Okay. So the next question is, after corona, children suffer from cough which continue for 2 months. What is cause behind it? What is post-viral syndrome? बिल्कुल जी, ये जो कोविड का फ्लू है, पोस्ट कोविड फ्लू जो है, वो एयर में है अभी भी, जैसे मैंने मेंशन किया. हाँ. सो इसके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें. जो ये एलर्जी ट्रिगर हो रही है और जो ये बलगम बन रही है, 2 महीने तक कॉफ चलता चला जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज 21 दिन से जब ऊपर चला जाता है तो वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम की कैटेगरी में आने लग जाता है. तो ये आपके बच्चे को या जिसको भी 2 महीने से कॉफ हो रही है, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें, और हो सकता है आपको 6 महीने तक देनी पड़े होम्योपैथी, सो दैट वो जो फ्लू का इफेक्ट रहा है बॉडी में वो जा सके. Right. Next is, does homeopathy help in reducing IgE levels in the body? यस इट डज. यस, बहुत अच्छा सवाल है ये. Hmm. क्यों, मैं उसका रीजन भी बता देती हूँ. जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड भी देते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन पे देते हैं. आप ये देख के नहीं देंगे कि सीरम आईजी लेवल 60 है, 70 है या 800 है. आप उस पेशेंट को जब ट्रीट करेंगे, उसका जिस तरीके से एलर्जीज का पैटर्न डाउन आना शुरू हो जाएगा, हर 3 महीने में सीरम आईजी लेवल कराइए,
आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे कि आईजी लेवल कैसे नीचे आ रहा है। Right. The next question is, a patient was taking puff 5 times. 5 times. I gave him individualized medicine with SBL Biochemic 5. Since 1 year now, puff 3 times. Can you suggest some medicine commonly used in your clinic? So yes, अभी तो देखिए, मैं इस पे ऐसे नहीं बता पाऊंगी right. आपको कि मैं अपने क्लिनिक में कौन सी मेडिसिन यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी हर पेशेंट की एक अलग मेडिसिन है। तो कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है कि हाँ, मुझे कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनी हुई कि भाई आर्सेनिक देनी है, एपिकैकी देनी है, या बायोकेमिक नंबर 2 ही देनी है। हो सकता है कि उसको टॉन्सिल्स एडेनॉइड्स की हिस्ट्री रही हो, मुझे बायोकेमिक नंबर 10 भी देनी पड़ सकती है। Right. हो सकता है कि मुझे बायोकेमिक नंबर 5 देनी पड़े उसको। ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट मुझे क्या अपने सिम्टम्स बता रहा है। Yeah. So next question is, how to manage allergy in a oversensitive patients? I think this is again a very important question, क्योंकि हाँ जी। oversensitive patient को treat करना is very, कि किस तरीके ओवर से सेंसिटिव पेशेंट इन व्हाट सेंस, मतलब in किस सेंस में allergy. ओवर सेंसिटिव? एलर्जीज में? Yeah. How to ओके। manage allergy in a oversensitive patient? This is the question. देखिए, एलर्जीज होती इसलिए क्योंकि हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं किसी चीज को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज हार्मलेस होती है। हार्मफुल मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है। सो जब कोई ओवर सेंसिटिव पेशेंट आ जाता है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करिए। बहुत लंबे टाइम तक उसको एक ही मेडिसिन पे मत रखिए कि भाई हाँ वो लेता चला जाए और आप उसको बुला नहीं रहे अपने क्लिनिक। Right. ऐसे पेशेंट्स को 15-15 दिन में मॉनिटर करिए, बुलाइए उनको अपने क्लिनिक में, देखिए कि भाई उनके साथ क्या पैटर्न बन रहा है उनकी ओवर सेंसिटिविटी का। आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिनका सवाल है? सॉरी, सिर्फ नेम मेंशन है, 1 मिनट। अच्छा, ओके। सो अगर आप खुद पेशेंट हैं और आप ओवर सेंसिटिव हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए हर 15 दिन में फॉलोअप के लिए, और देखिए, उनको बताइए कि आपने क्या क्या फील किया इन 15 दिन में। तो वो जो ओवर सेंसिटिविटी है आपकी, वो धीरे धीरे नीचे आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपकी एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेंसिटिविटी के लिए। So the next question is, can we discuss the role of mother tincture in these cases? मदर टिंचर्स अगेन आता है कि जब कभी ऐसी स्टेज आती है कि मदर टिंचर की जरूरत पड़ती है। जैसे से फॉर एग्जांपल ब्लाटा की अगर मैं बात करूं, कोविड में मुझे देने की जरूरत पड़ी है ब्लाटा को। हमेशा मदर टिंचर्स जरूरी नहीं होता देना, केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कौन सा टिंचर देना चाह रहे हैं और किस टिंचर से उनको क्या रिलीफ आ रहा है। सो आप ट्रैचुरेशंस भी दे सकते हैं, आप मदर टिंचर्स देख सकते हैं, 1x में देख सकते हैं। होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसमें। थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर्स। सो अभी हमारा टाइम है कि जो हम लोगों ने 3 विनर्स के नाम डिसाइड किए थे। सो आई हैव सेलेक्टेड, and the first name is Dr. Gayatri Soni, second is Shalu Malik, and third is Dr. Tanya Wish. So आप तीनों कॉन्ग्रेचुलेशंस जी आप तीनों को। या सो आप तीनों अपने कॉन्टेक्ट नंबर एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में ड्रॉप कर सकते हो, सो दैट वी कैन कनेक्ट फर्दर। एंड थैंक यू मैम फॉर दिस इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो एवरीवन मच फॉर ऑल द जॉइनिंग दिस। डॉक्टर्स, आपने इनवाइट किया जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द प्रोफेशनल्स, मेडिकल नॉन मेडिकल ऑडियंस, थैंक्स टू एसबीएल, थैंक्स डॉक्टर मंजू आपका। आप इतना कनेक्टेड रहे और सब चीजें स्मूथली चली। आई थिंक ये सेशन जस्टिफाइड रहा टॉपिक के साथ। सो आगे भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर, डू लेट मी नो। थैंक यू मैम। मैम यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन नाउ। ओके जी, थैंक Thank यू you सो मच, थैंक everyone. यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।